देख कमल हो गया हमारे सामने। ऐसा लगता है जैसे कोई कमी सी है। हाँ ठीक है, तुम रूही को नाश्ता करवा दो, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर लेता हूँ। रूही के असल फितनों के लिए तैयार हो जाओ निशा बीबी। What is wrong with you? चुप नहीं रह सकती क्या? दिमाग खाने का इरादा है क्या? हेलो एवरीवन, ड्रामा सीरियल ग्रिफ्ट के एपिसोड 48 में आपने देखा कि बुआ जो होती है वो आती है अनीशा के पास और उसे आकर कहती है कि आप परेशान क्यों हैं। लेकिन अनीशा कहती है कि मैं परेशान इसलिए हूँ कि मुराद आज जल्दी चले गए हैं, लेकिन वो परेशान भी थे। मैं बाहर गई तो उन्होंने मेरा वेट भी नहीं किया और वहाँ से जल्दी चले गए। वो कहती है कि हाँ मैंने भी सलाम किया था तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया और वो ऐसे ही चले गए। आजकल बड़े परेशान रह रहे हैं। तो वो मनीषा बुआ से कहती है कि पता नहीं क्या हो गया है मुराद को, आजकल किस बात की टेंशन ले रहे हैं। लेकिन बुआ उसे समझाती है कि तुम परेशान मत हो सकता है ऑफिस का कुछ ज़्यादा काम है आजकल इसलिए वो परेशान हो। तो वो कहती है कि हाँ हो सकता है ऐसा भी, लेकिन मुराद के दिल में जो टेंशन फील कर रहा होता है वो उनको लेकर ऑफिस भी नहीं जाता, बाहर से घूम फिर कर वहाँ सड़कों पे चक्कर लगा रहा होता है और उसे समझ नहीं आती कि वो ज़िंदगी को आगे लेकर कैसे चले। उसके जहन में वही जो रूही के ख्याल होते हैं वो घूम रहे होते हैं, जैसे वो उसको बार बार टॉर्चर कर रही है, उसे बार बार डरा धमका रही है कि तुम मेरा ख्याल रखो, मुझे बाहर लेकर चलो, मुझे घुमाने फिराने लेकर जाओ। जैसे मालकिन की ख्वाहिशात होती हैं, वो चाहती है कि मुराद मेरे साथ पूरी पूरी वैसे करे, लेकिन वो नहीं समझती कि वो एक नौकरानी है। वो उसको उस गलती का बार बार एहसास दिलाती है जो उसने की ही नहीं। लेकिन मुराद अभी इसी बात को नहीं जानता, जब जानेगा तो रूही के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन फ़िलहाल तो जैसे वो कहती है वो वैसे सुनता है, उसकी बात को मानता नहीं है, लेकिन उसकी बातों को दिमाग पर हावी ज़रूर कर लेता है और वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर ऑफिस भी नहीं जाता, बाहर बैठा होता है। रूही के ख्यालों को दिल में लिए बस फिर रहा है कि कैसे इसे जान छुड़ाए, क्या करे कि ये यहाँ से चली जाए और मैं अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून तरीके से गुजार सकूँ। वो यही सोचता हुआ वहाँ पे बस पे बैठता अपने और घर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन रूही जो होती है वो उठते हो जाकर अकबर बाबा को जूस का बोलती है, उसे कहती है कि मेरे लिए जूस बना दो। वो कहता है कि मैं कुछ देर में बना देता हूँ, थोड़ा सा काम रह गया, और उससे बहस करना शुरू कर देती है कि मैंने तुमसे कहा है कि पहले मुझे जूस बना दो, तुम नौकर हो तो नौकर ही रहो, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। वो कहती है कि मैं तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। लेकिन उतनी देर में उसकी इस बदतमीज़ी की वजह से उसकी माँ जो होती है वो उससे कहती है कि अगर वो नौकर है तो तुम भी तो एक नौकरानी की बेटी हो, ये क्या तरीका है बात करने का। अकबर बाबा को बहुत इस बात की हर्टिंग फील करता है। वो कहता है कि ये किस तरीके से बात कर रही है, लेकिन वो किसी की बात को सुनती नहीं है। वो कहती है कि अपनी माँ से कहना शुरू कर देती है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें क्या पता, तुमने तो जलना ही है मेरे से, मेरी किस्मत को देखकर तुम जलती हो, तुम्हें तो अच्छा ही नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे खुश हूँ या मुझे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी जा रही है। इतना में सारा जो होता है शोर सुनकर वहाँ पे अनीशा भी आ जाती है। वो आकर पूछती है कि आखिर क्या मसला है, क्या है, सब ने यहाँ पे इतना शोर डाला हुआ है। और जो रूही होती है वो फ़ौरन से बताती है कि मैंने आकर अकबर से जूस का बोला है और वो मुझे बनाकर नहीं दे रहा। और अनीशा जो होती है वो अकबर बाबा को समझाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि जैसा ये कह दिया वैसा ही किया करो, तुम नहीं जानते अब इसकी अहमियत जो है इस घर में बहुत ज़्यादा है, अब तुम इसकी बात मान लिया करो, जैसे कहती है वैसे कर दिया करो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। रूही से कहती है कि तुम परेशान मत हुआ करो, जो भी बात हो मुझे आकर बता दिया करो। लेकिन अकबर बाबा कहता है कि अब मैं जैसा आप कहेंगे अब ये भी कर लूँगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि जब ऐसे एक बेटी अपने माँ बाप से ऐसे बात करती है, ऐसी औलाद है ये। वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम मुझे समझाया मत करो। ये कहकर वहाँ से वो भी चली जाती है। मुराद घर के लिए वापसी आ रहा होता है कि उतने में अनीशा उसे कॉल करती है और पूछती है कि आप इतनी रात हो गई है अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं। वो कहता है कि बस कुछ बिज़ी था काम में, अभी वापसी घर ही आ रहा हूँ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है आप आ जाएं। लेकिन उन दोनों की ये बातें सुनकर रूही के दिल पर तो बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना वो छुरियाँ चल रही होती हैं। वो सोच रही होती है कि अब इसको रास्ते का जो कांटा है इसे कैसे हटाया जाए। उसके दिल में तो बस यही ख्याल और यही वसवसे बार बार आते हैं। लेकिन जैसे ही अनीशा कॉल करके फ्री होती है तो वहाँ पे बुआ आ जाती है। बुआ आकर कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दें, मेरे दिल पर बहुत बोझ है, मेरे दिल पर जो बातें हैं मैं आपको कुछ बताना चाहती थी लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दें, मैं अपने दिल पर बोझ लेकर ही साथ जाऊँगी। मैं अब यहाँ पे काम नहीं कर सकती, आप और नौकर का बंदोबस्त कर लें, मैं अपने गाँव वापस जा रही हूँ। रूही की दादी और मेरा भाई बीमार है, मैं वहाँ जाकर उनकी आयादत करूँगी और उनकी देखभाल करूँगी, उधर कोई नहीं है। वो कहती है कि चलो ठीक है। और रूही
फ़ौरन से कहती है कि अगर तुम चली जाओगी अम्मा तो मेरा ख्याल कौन करेगा। वो कहती है कि तुम्हें तो अब अल्लाह ही तुम्हारा वारिस है, तुम्हारा तो ख्याल अब अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही तुमसे पूछेगा। लेकिन उसकी जो रूही होती है उसे फ़ौरन ये आता है कि शायद माँ मेरी सच्चाई बयान करने लगी है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि तुम यहाँ पे खुश रहो, जो भी है तुम्हें अब अल्लाह ही पूछेगा। अनीशा कहती है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ। और कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसकी माँ जो होती है वह दुख में दर्द भरी नज़रों के साथ अपनी बेटी को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। और रूही कहती है कि अच्छा हुआ बला टली, मैं तो पहले यही चाहती थी कि यहाँ से चली जाए, अच्छा हुआ ये खुद ही चली गई, वरना मुझे ही कोई बंदोबस्त करना पड़ता। अब मेरे रास्ते का ये सबसे बड़ा कांटा बन रही थी। मुराद आ जाता है घर और वो शाम को चाय पीने के लिए बाहर बैठे होते हैं। अकबर बाबा उन्हें चाय देकर चला जाता है और अनीशा जो होती है मुराद से कहती है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगे हैं, या आपको कोई मसला है तो मुझे बता दें। वो कहता है नहीं ऐसा कोई मसला नहीं। उसे कहती है कि हमें एक नौकर का और बंदोबस्त करना है, बुआ यहाँ से जा रही है, वो कह रही है कि मैं अब गाँव ही रहूँगी। अकबर बाबा को सारा काम आ गया है, कुछ वो कर देगा, कुछ के लिए हमें एक और नौकर रखना पड़ेगा। तो मुराद जल्दी से पूछता है कि क्या रूही भी उनके साथ जाएगी। वो कहती है कि नहीं, रूही नहीं जाएगी, रूही यहाँ पे ही रहेगी, वो मेरे साथ बच्चे को इधर मिलकर ही संभालेगी। लेकिन मुराद इस बात से बहुत टेंस हो जाता है। वो कहता है कि काश ये भी यहाँ से चली जाती तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब उसको निकालने के लिए वो कुछ क्या सोचेगा। वो बार बार बस यही सोच रहा होता है कि अब इसको कैसे घर से निकाले। लेकिन रूही ये सोच रही है कि अनीशा को इस घर से कैसे निकाला जाए। वो कमरे में अपने सोच रही होती है कि वो तो बाहर बैठे दोनों गप्पे लड़ा रहे हों, अगर मैं अपने कमरे में बैठकर इधर मैं बंद होने के लिए आई हूँ, मैं इस घर की मालकिन बनने के लिए आई हूँ। वो अपने मालकिन होने के ख्वाब देख रही होती है। वो कहती है रूही जल्दी कुछ सोच, अब देख के आगे क्या करना है। लेकिन अब जो रूही करेगी वो तो अब आगे देखेंगे कि रूही क्या करती है। लेकिन मुराद और अनीशा अपने कमरे में बैठे वो बातें कर रहे होते हैं। अनीशा बच्चे के साथ खेल रही होती है और वो मुराद से कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारी फैमिली जो है वो मुकम्मल हो गई है। लेकिन मुराद की उसकी जो बातें होती हैं वो गौर से सुनता नहीं है। लेकिन वो कहती है कि फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कोई कमी है हमारी ज़िंदगी में। वो कहता है नहीं, तुम्हें वो वैसे लगता है बुआ चली गई है ना, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा टेंशन फील कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है कि तुम बड़े चालाक हो गए हो। वो कहता है कि हाँ ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मैं चालाक हो गया हूँ। लेकिन वो उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देती है। वो कहता है कि मेरी इतनी तारीफ़ें मत किया करो, बस तुम दुआ किया करो कि अल्लाह बेहतर करे और मेरी कोई गलती है तो वही अल्लाह माफ़ करे। बुआ की पूरी तैयारी हो जाती है और वह घर से जाने के लिए तैयार बैठी होती है और साथ वो जो हमसाया लड़का होता है उसे समझा देती है कि मूसा का ख्याल रखना और उसे बता देना कि बुआ यहाँ से जा रही है। बुआ की पूरी तैयारी हो गई। वो कहता है कि आप भी यहाँ से जा रही हैं, उसको एक वाहिद तो आपका तो सहारा था। वो कहती है कि अगर ज़िंदा रही तो कभी ना कभी वापस आऊँगी और आकर उससे मिल लूँगी, लेकिन अभी मेरा जाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, मैं यहाँ पे और नहीं रह सकती। उसे चाबी दे देती है और कहती है कि जब भी तुम्हारा चक्कर लगे मालिक के घर का तो ये चाबी रूही को दे देना। और रोना शुरू कर देती है और कहती है कि अब मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह उसका हाफिज़ है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। उतनी देर में उनकी बस का टाइम हो जाता है और वह लड़का कहता है कि चलो वो बस का टाइम हो गया है, जल्दी से चलते हैं। और वो जब घर से बाहर निकलते हैं और घर का ताला लगाने के लिए वो लड़का ताला लगा रहा होता है और बुआ वहाँ पे खड़ी होती है कि इरफान की बहन सामने से गुज़र रही होती है और बुआ उसे देखकर रोना शुरू कर देती है और वो उसे बात नहीं करती। वो वहाँ से गुजर ही रही होती है। बुआ फिर उसे आवाज़ देती है, उसे कहती है कि मेरी बात सुनो। अपने पास बुलाती है, उसके सर पर हाथ रखती है, उसे गले से लगाती है और उसे समझाती है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप लोग मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं ऐसा चाहती थी, जैसा हो गया। रूही ने पता नहीं किस जुर्म की सज़ा दी है, हम सबको किस गुनाह का बदला लिया है हम लोगों से, लेकिन उस रूही को तो अल्लाह ही पूछेगा। और तुम लोग मूसा को माफ़ कर दो, मूसा की कोई गलती नहीं है, उसने तो अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ किया है, वो ऐसा नहीं चाहता था, ना ही उसने कभी ऐसा किया। तुम लोग तो सब जानते हो उसको, फिर भी अपने भाई के प्यार में सब कुछ भूल जाओ, उसे माफ़ कर दो, अल्लाह भी उसे माफ़ कर देगा। सुबह जब रूही अपने कमरे में बैठी होती है और तैयारी शुरू कर रही होती है और अनीशा वहाँ आती है, उसे कहती है कि आकर नाश्ता कर लो। और रूही इस बात पर खिड़खिड़ा जाती है और वो कहती है कि रूही तो पहले यही चाहती है। और अनीशा बीबी तो खुद आकर कहती है कि यार रूही मुझे डस ले, क्योंकि ये नागिन जो होती है
وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے. روحی تو پھر ڈسنے کے لیے تیار ہے. اتنی دیر میں مراد کا ٹائم نکل جاتا ہے. انیشا اسے کہتی ہے کہ آپ ناشتہ کر کے چلے جائیں. وہ کہتا ہے کہ میں آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں, اب تم ہی کرو ناشتہ. اتنے میں روحی بھی نیچے آ جاتی ہے. اسے کہتی ہے کہ روحی تم تو ناشتہ کرو. تو وہ مراد اس سے کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, تم روحی کو ناشتہ کروا لو, میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. میری تمہیں کوئی اب فکر نہیں ہے, تم روحی کو ہی ناشتے کرواؤ. لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ اس بات کو پریشان کہتی ہے کہ 2 منٹ لگیں گے, آپ ناشتہ کر کے چلے جائیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, بس میں یہاں سے جا رہا ہوں. اور باہر جانے لگتی ہے اسے سی آف کرنے کے لیے. تو فوری طور روحی کو چکر آ جاتے ہیں اور اسے سنبھالنا شروع کر دیتی ہے. اور جب تک باہر آتی ہے مراد جا چکا ہوتا ہے اور روحی اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ابھی تو یہ ٹریلر ہے, پکچر تو ابھی آگے ہے, اب آگے دیکھنا کیا ہوگا. اور روحی کی ماں روحی کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ, میری بلا سے میں کون سا پہلے تمہارے بیٹھ کر وہ نظر اتارتی رہتی ہوں. جب ایک ابھی کل کی جاتی ہو تو ابھی جاؤ, اور مجھے نصیحتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے تو اپنا فون بند کر دو. وہ کہتی ہے کہ میں چابی دے کر جا رہی ہوں. وہ کہتی ہے کہ مجھے چابی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں, میں تو اس محلے میں اب قدم بھی نہیں رکھوں گی. اتنی دیر میں انیشا آ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ اسے کہتی ہے کہ تم بچے کا خیال رکھو تھوڑی دیر, اکبر بابا باہر گئے ہیں, جب تک وہ آتے ہیں میں شاور لے لوں. اور وہ کہتی ہے کہ میں تو بڑی سٹریس میں ہوں, مجھے تو اماں کے جانے کا بڑا دکھ ہے, اماں بھی چلی گئی, اب میرا کوئی نہیں. اگر آپ ہمارے بچے کو اور مجھے نہ سنبھالتی تو ہم لوگوں کا کون تھا, ہم لوگ تو رلے جاتے, مرے جاتے. تو وہ نیشا کو بار بار اس بات کا احساس دلاتی ہے اور نیشا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے. نیشا اسے کہتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, تم اپنا خیال رکھو, تمہیں چکر آ رہے ہیں, تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو میں خود ہی بچے کو سنبھال لیتی ہوں, اور تم اپنا ڈاکٹر کو چیک اپ کرواؤ. اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کی ضرورت نہیں, میں ٹھیک ہوں, آپ نے ہمارا اتنا خیال رکھا, ہمارے لیے یہی بہت ہے. وہ الجھاتی ہے انیشا کو باتوں میں, لیکن انیشا کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے. جیسے ہی انیشا وہاں سے جاتی ہے اور فوری طور اپنے آنسو وغیرہ صاف کرتی ہے اور اپنا میک اپ شروع کر دیتی ہے. جیسا کہ اس کا ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو ڈرامہ کلیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ تم ڈاکٹر کو دکھاؤ. وہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے. صبح جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, اسے جا کر کہتی ہے کہ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم بتا رہی ہو, تمہارا بی پی بھی نارمل ہے اور تمہاری صحت سے بھی لگ رہا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو. وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک تو میں ہوں, لیکن مجھے تھوڑے بہت چکر آتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ چلو میں تمہیں کچھ ٹیسٹ لکھ کے دے دیتی ہوں, تم اپنے ٹیسٹ کروا لو. وہ کہتی ہے کہ نہیں ٹیسٹ نہیں کروانے, مجھے کوئی ٹیومر ویومر نہیں ہے, یہ سب فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے, مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں, مجھے تو نارمل سے چکر آتے ہیں, بس آپ مجھے کچھ میڈیسن لکھ دیں. وہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے, میں تمہیں کوئی طاقت کا سرپ لکھ دیتی ہوں, تم جا کر وہ جب تک تمہیں کمزوری فیل نہ ہو تب تک پینا نہیں ہے, جب تم دیکھو کہ مجھے چکر آ رہے ہیں تبھی پینا ہے. اب روحی آگے کیا کرے گی, اب روحی کی نئی چال کیا ہوگی, دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.